दोस्तों, आज हमारे शहर में वर्तमान के चर्चित युवा कवि और कथाकार यतीश कुमार जी हैं। यतीश कुमार जी अपनी पुस्तक बोरसी भर आँच पर युवा संवाद के सिलसिले में शहर में पधारे थे। जी, सभी को नमस्कार मेरे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो युवा संवाद का सिलसिला है, ये इसकी प्रथम कड़ी है या इसके पूर्व भी बोरसी भर आँच पर देश में कहीं और चर्चाएँ हुई हैं? संवाद की ये पहली कड़ी है। इसके पहले इस पे वार्ता हुई थी, चर्चा हुई थी, पुस्तक चर्चा कोलकाता में अभी कुछ दिन पहले ही, और ऑनलाइन भी 2-3 बार बात हो चुकी। बट जो हम लोगों का ध्येय था कि हम लोग सीधा संवाद करें, तो वो उसकी कड़ी की पहली आज का पहला कार्यक्रम है। मैं इस आयोजन में सहभागी था और ये चर्चा वास्तव में बहुत ही सार्थक रही और युवा बहुत जिज्ञासु होकर के जिन्होंने भी इसको पढ़ा था, उन्होंने निश्चित तौर पर बहुत अच्छे सवाल आपसे किए। मैं चाहता हूँ ये चर्चा निरंतर चलती रहे, इस पुस्तक पर चर्चा होनी ही चाहिए। जैसा कि मैं पुस्तक में देख पा रहा था कि ये प्रकाशित हुई थी फरवरी 2024 में और अभी केवल 4 महीने ही हुए हैं और इसका दूसरा संस्करण भी आ चुका है, तीसरा संस्करण आ चुका है। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक में जो आलेख हैं आपके, उनके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। पहले तो पाठकों को बधाई, क्योंकि पाठक हिंदी में हैं। यह पुस्तक इस बात की गारंटी है कि अगर किसी किताब का तीसरा संस्करण 3 महीने में है जी, तो ये इसका साफ साफ मतलब है कि पाठक हैं, उनको अच्छी सामग्री मिलनी चाहिए। और यह पुस्तक बेसिकली बोरसी भर आँच जी, जो नाम है वो ये है कि जीवन जो है वो बोरसी समान है। इसके अंदर तपता रहता है, आपके मन मस्तिष्क में बहुत कुछ पकता रहता है। उसकी जो आँच है वो स्मृतियाँ हैं। जब आप स्मृतियों में ट्रैवल करते हैं तो एकाएक आपके सामने हजारों खिड़कियाँ खुल जाती हैं। और कुछ अनुभव ऐसे थे हमारे पास जिसको युवाओं तक पहुंचाना बहुत अनिवार्य लगा। और ख़ासकर जब कोरोना के इम्पैक्ट में मैं आया तो मुझे लगा कि जितनी जल्दी हो मैं अपनी बात कह सकूं, जीवन का कुछ पता नहीं है। तो इसी कारण जो है मैंने मेरी अगर कैसे कहूँ तो गद्य की पहली पुस्तक संस्मरण के तौर पर आना हिंदी में, हिंदी के नॉर्मल कल्चर में नहीं है ना। तो ये एक प्रयोग था और प्रयोग लगता है मुझे कि सफल हुआ। निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि हिंदी में संस्मरण की जो प्रक्रिया है, परंपरा है, वो बहुत कम है। हमें गिने चुने नाम ही संस्मरण विधा में समझ में आते हैं। हम अगर महादेवी वर्मा को या रामवृक्ष बैनीपुरी जी को याद करते हैं तो उसके बाद बहुत कम लेखक हैं, या वर्तमान दौर में तो लगभग संस्मरण लिखे जाने ही बंद हो चुके हैं। तो ये साहित्य में भी अपना एक मकाम बनाएगी। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये बोरसी भर आँच जो है, बुंदेलखंड में हम बोरसी को गुरसी कहते हैं। और माघ की गर्मी में गुरसी की जो आँच होती है वो कैसे कड़कड़ाती ठंड में हमारा संबल बनती है। ये जीवन का जो प्राप्य है, जीवन की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को एक दूरबीन से अपने ही जीवन को किस तरीके से देखा जा सकता है, इसमें यतीश जी ने उसका प्रयास किया है। लेकिन मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक IRS ऑफिसर हैं और एक IRS ऑफिसर के हृदय में एक साहित्यकार, एक कवि, एक लेखक कैसे उत्पन्न हुआ, उसके बारे में ज़रा बताइए। नहीं, इसको पलट देना है नरेश सक्सेना सर के शब्दों में। वो मेरे अग्रज हैं, गुरु हैं, और वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम कवि साहित्यकार हो इसलिए ऑफिसर हो। इसको मैं पलट रहा हूँ। तो सच बात ये है कि शुरुआत में बचपन से ही अगर मेरी तीनों किताबें पढ़ें आप, तो मैं जब भी एकांत में बचपन में भी रहा हूँ तो किउल नदी के पास गया हूँ। मुझे एकांत बहुत प्रिय है, आज भी बहुत प्रिय है। तो एक साहित्यकार को अपना सॉलिट्यूड जो उसका एक स्वयं के साथ रहना, वो बहुत पसंद होता है। तो ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो दिशा है वो इस साहित्य के सरिता के और ले आ रही है मुझे। तो जिस दिन रियलाइज़ हो गया, ये 2014 की बात है, उसके बाद से मैं एक साधक की तरह साधना में लगा हूँ। आप विज्ञान के एक विद्यार्थी रहे हैं और विज्ञान का विद्यार्थी और रेलवे का ऑफिसर, तो निश्चित तौर पे इस साहित्य की प्रेरणा का स्रोत कोई ना कोई रहा होगा आपके परिवार में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी रचनाओं के पीछे कौन है? देखिए, रचनाओं के पीछे तो सबसे पहले जो है वो अनुभव होता है।
ठीक है, और वो अनुभव किनके साथ है जी यह महत्वपूर्ण है। तो इस किताब में जो बुरसी भर आँच है ये किताब, इस किताब में जो केंद्र में है वो मेरी दीदी है, जी मदर हर जगह हैं ही, जो माँ हैं, और अंत में है पत्नी, जहाँ से इसकी दूसरी कड़ी की शुरुआत शायद होप कर पाऊँ मैं। तो स्मिता जो पत्नी है हमारी, उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि नहीं, मैं एक साहित्यकार, बेहतर साहित्यकार शायद हो पाऊँ, अभी तो सीख रहा हूँ। तो एक नवसिखिए में और एक साधक में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, जी इसका रियलाइजेशन जो है ये स्मिता की देन है कि मेरी कौन सी प्रतिकृति सृजन, कौन सा सृजन अच्छा है, ये उसकी प्रथम आलोचक स्मिता है। हाँ हाँ, तो वो घर में ही आपको आलोचक मिले हुए हैं। मैं पढ़ रहा था इसके फ्लैप पर उदय प्रकाश जी ने लिखा है, तो निश्चित तौर पर जब किसी फ्लैप पर उदय प्रकाश जी का लिखा होता है तो वो एक श्रेष्ठ रचनाकार ही होता है। तो आप उस प्रक्रिया में अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आप एक अच्छे रचनाकार हैं। आपकी ये जो संवाद श्रृंखला है ये निरंतर चलती रहे। और आपने जैसे कहा कि मैं अपनी खामोशी में होता हूँ, तो दुनिया की अधिकतम रचनाएं लेखक के एकांत में ही लिखी जाती हैं जब वो अपनी चिंतन प्रक्रिया में होता है। तो इस पुस्तक के माध्यम से, चूँकि युवा शिविर में इस पुस्तक पर युवा संवाद हुआ है और ये पुस्तक शहर में या गांधी आश्रम के द्वारा कुछ युवाओं को पढ़ने के लिए दी गई थी, तो उनने जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों में आप क्या देखते हैं कि युवा पीढ़ी साहित्य को कितना समझ पा रही है? मैं सच पूछे तो बहुत ही चकित हूँ। जी ये पहला संवाद सत्र था और बच्चे जिस गहराई से प्रश्न कर रहे थे जी उसकी कोई आशा मैंने नहीं की थी लेखक के तौर पर। और एक एक प्रश्न जो है अलग था। सबसे पहले ये समझ होना पुनरावृत्ति कि नहीं हुई उसमें। पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन ना हो, ये अद्भुत था। और सारे प्रश्न जो हैं वो अलग अलग विषय पर थे और किताब के भीतर भी थे और किताब से होते हुए जीवन के भीतर भी थे। तो ये जो है, मैं तो सुखद स्मृतियाँ लेके जाऊंगा यहाँ से, और मुझे आश्चर्य में डाल दिया पाठकों ने, बच्चों ने। जीवन को देखने की ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहे और आपकी साहित्यिक कृतियाँ ऐसे ही समाज को मिलती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और मुझसे बातचीत की।